मैं नेहा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एकटू दरभंगा के रसोइया ने अपनी 13 सूत्री मांग के समर्थन में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के नेतृत्व में सिंघवाड़ा बीआरसी पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी ने राज्य संघ के नेता कॉमरेड सरोज चौबे से वार्ता कर रहा था कि 1 महीने के अंदर रसोइये के मानदेय में उचित मजदूरी बढ़ाया जाएगा, लेकिन करीब वार्ता के 2 महीने बीत जाने के बाद भी मांग पूरी नहीं की गई। अतः हम आज प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि रसोइया की वाजिब मांग अविलंब दिया जाए, अन्यथा बिहार की रसोइया हड़ताल के लिए बाध्य होगा। आज के प्रदर्शन में दर्जनों रसोइयों ने भाग लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रसोइयों को 13 सूत्री मांगों पर विचार अविलंब करना होगा रसोइयों को सम्मानजनक वेतन देना होगा रसोइयों को सम्मानजनक वेतन देना होगा 1600 में दम नहीं 1600 में दम नहीं। विद्यालय रसोइया संघ जिंदाबाद एकटू जिंदाबाद। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा 1600 में दम नहीं। बिहार विद्यालय रसोइया संघ जिंदाबाद एकटू जिंदाबाद। विद्यालय रसोइया संघ जिंदाबाद रसोइयों को सम्मानजनक वेतन देना होगा रसोइयों को 12 माह का वेतन देना होगा रसोइयों को 12 माह का वेतन देना होगा 1600 में दम नहीं। बिहार विद्यालय रसोइया संघ जिंदाबाद एकटू जिंदाबाद। बिहार विद्यालय रसोइया संघ का राज्यव्यापी धरना जिंदाबाद एकटू जिंदाबाद। रसोइयों को सम्मानजनक वेतन देना होगा 1600 में दम नहीं 1600 में दम नहीं। विद्यालय रसोइया संघ जिंदाबाद एकटू जिंदाबाद। टोला से बोल रही है, 5वां क्लास चला रही है, रसोइया माँ बोल रही है। हम लोग 14 साल से बना रही है, बच्चा के पोस रही है। 14 साल से हम खाना बनावे छी। पहले शुरू में 200-400 महीना में रुपया दे चला, संतोष करे छली, कहे छला 10 पैसा 4 आना 8 आना पर है, तो हम सब कुछ नहीं बोले छलिए। जब जे 10 महीना हो 11वां महीना से हमरा सबके तनख्वाह बढ़ल 1000 से होत न ओइमे बच्चा सबके सब बच्चा कोई हट दैया, कोई पेशाब कर दैया, तो झाड़ू बारू लेके सब पेशाब पोसे छी, झाड़ा फेंके छी, कागज पेपर लेके। हमरा सबके कोई तनख्वाह नहीं, 1500 के महीना दे रहा, 1600 के, ओइमे कोई पेटवादी नहीं हो रहा। गरीब आदमी छी, तेले साबुन में चल रहा, पेट पोसी न हो रहा। और की तो बार मोदी सरकार के हम लोग उजाला कर रही है, कर ले जाए बिहार में सबसे एक सुरबा 80-90% महिला मिल करके मोदी सरकार के वोट दे रही है। सारी महिला के मोदी सरकार नौकरी देलक, लेकिन 1500 पर देलक, कोई पेटवादी नहीं हमरा सबके हो रहा। अब मोदी सरकार हमरा सबके बोली बचार में नहीं रहती। 2 लाख कितने है, 2,90,000 आदमी है बिहाती पूरा में भारत में। एक भारत में नहीं वोट मोदी सरकार के कोई रसोइया दीदी नहीं दे सकबै, आप न देबै। जहाँ भी जा, पटना जाए, जहाँ भी जाए, दिल्ली जाए, कोई बहस नहीं हमरा सबके। ई बात के मोदी सरकार नहीं सुनाई लेलकै, तो हम सब एक वोट मोदी सरकार के नहीं देबै तो नहीं देबै। हाँ, हम सब धरना पर एकदम मौजूद रहबै। आ नाम है हमार सुमिता देवी। आज बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ संबद्ध एकटू की ओर से
के आह्वान पर आज पूरे बिहार के BRC केंद्र पर 19-20 2 दिन का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और उसी के तहत आज हम लोग सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी BRC केंद्र पर 1 दिवसीय धरना के माध्यम से 13 सूत्री मांग के समर्थन में आज हम लोग धरना दे रहे हैं। मित्रों की जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार रसोइया अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करती आ रही है। केंद्र सरकार के यहाँ जो है सो लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, मांग पत्र सौंपे हैं, राज्य सरकार को भी कई बार मांग पत्र सौंपे हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार रसोइयों के साथ भेदभाव कर रही है, सम्मानजनक वेतन नहीं दे रही है। आज रसोइया का आवाज़ है कि ये केंद्र सरकार जब रसोइया के प्रति उदासीन है, रसोइयों के मानदेय के प्रति उदासीन है, भेदभाव कर रही है, तो आने वाले दिनों में रसोइया केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी। मित्रों, आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन आज महिलाएं अधिकतर 99% रसोइया विद्यालय में कार्यरत है, लेकिन आज जो है कम पैसा पर रसोइयों को मजबूरन काम करना पड़ रहा है। आज रसोइया जो है जो 50 रुपया रोज़ पर विद्यालय में 8 घंटा काम करती है। विद्यालय 8 बजे माने 9 बजे खुलती है, रसोइया 8 बजे वहाँ मौजूद रहती है, 5 बजे रसोइया घर आती है, लेकिन उसके बदले बहुत शर्म की बात है कि रसोइया को जो है 50 रुपया रोज़ जो है सो मिल रहा है। ये बहुत सम्मानजनक जो है सो वेतन नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि रसोइया का जो मानदेय कम से कम तत्काल 10,000 रुपया प्रति माह किया जाए, रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, रसोइयों को जो है मातृत्व अवकाश व विशेष अवकाश दिया जाए, रसोइयों को जो है साल में 2 जोड़ा सूती साड़ी ब्लाउज पेटीकोट के साथ दिया जाए। इसी तरह हम लोगों का 13 सूत्री मांग है और 13 सूत्री मांग के समर्थन में आज पूरे बिहार में BRC केंद्र पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षा मंत्री के नाम से मांग पत्र सौंपा जा रहा है। मित्रों, आप जानते हैं कि जब भी देश में कोई आपदा आती है तो रसोइया आगे रहती है। कोरोना जैसे आपदा के समय में छुआछूत लोग मान रहे थे, लेकिन रसोइया विद्यालय में खाना बनाकर प्रवासी मजदूरों को खिलाने का काम किया है। जब सैलाब का पानी आती है तो सैलाब के पानी के समय में, फ्लड के समय में रसोइया अपने जान को जोखिम में डाल करके वो विद्यालय पर जा कर के प्रवासी वहाँ के जो पीड़ित बाढ़ पीड़ित हैं उनको खाना बनाने का खिलाने का काम करती है। मित्रों, ऐसे कई आपदा विपत्ति के समय में रसोइया जो है सो सरकार का सहयोग करती है। जैसे कि चुनाव में रसोइया विद्यालय में जो है सो वहाँ 2 दिन रहती है और वहाँ के पोलिंग पार्टी जो होती है उनको खाना बना करके खिलाने का काम करती है। इसके बदले रसोइयों को जो है मात्र 50 रुपया मानदेय दिया जाता है। ये शर्मनाक बात है और हम मांग करते हैं केंद्र और राज्य सरकार से कि अगर रसोइयों को मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चुनाव में सबक सिखाएगी। मेरा नाम सुरेंद्र पासवान, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ, दरभंगा जिला अध्यक्ष, दरभंगा। बलिया आर्य समाज रोड दयानंद स्कूल के सामने अनुराधा ज्वेलर्स पर भव्य ज्योतिष शिविर 27, 28, 29 जनवरी 2024 को आयोजित की गई है। जिन लोगों को भी महाराज जी से अब मुलाकात करना है तो वह अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, जो कि अनुराधा ज्वेलर्स पर प्रारंभ हो चुका है। आप लोग जाकर वहां अपने आप के लकीरों को दिखाएं। जी, सबसे पहले आप सबको नमस्ते करते हैं। जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है। मैं अनुराधा ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर हूँ और मेरी दुकान आर्य समाज रोड बलिया में स्थित है। सर, अभी आपके द्वारा एक प्रचार प्रसार हो रहा है, आखिर ये कैसा शिविर का आयोजन कर रहे हैं, कैसा शिविर है? जी सर, इसके लिए मैं बलिया वासियों के लिए मतलब बलिया वासियों के लिए सौभाग्य है कि हमारे यहाँ हम लोग के बीच में मंजू महाराज जी का आगमन 27, 28, 29 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, जिसमें उन्होंने हर लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण ये अपने पद्धति से करेंगे, जो कि बहुत जानकार, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हैं, ये ओरा स्कैनर के भी हैं।
और इनका आगमन हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये हम लोग के यहाँ बलिया में जनपद में हम लोग के बीच में आने वाले हैं 27, 28, 29 जनवरी को, जिसका पंजीकरण हम आज से शुरू कर लिए हैं और इसको लोग अपनाएं, अपना इनसे आके परामर्श करें और अपनी समस्याओं को बताकर इसका निवारण करें। यदि किसी को पंजीकरण कराना है तो वो कहाँ पे सर ये पंजीकरण कराएंगे या किस माध्यम से कराएंगे? सर ये पंजीकरण हमारे यहाँ शॉप पे ही, अनुराधा ज्वेलर्स पे ही यहाँ पर लोग अपना आकर पंजीकरण करा सकते हैं। जो भी गुरु जी के दान के नाम पर 25, 50, 51, 100, 200 जो भी देना होगा देकर अपना पंजीकरण करा लें और अपने गुरु जी से अपने समस्या का समाधान निकलवा सकते हैं। क्या कोई फ़ोन से भी पंजीकरण करा सकता है सर? सर फ़ोन से भी करा सकते हैं। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर सर इसमें हमारा 9838291597 है। इस पर लोग फ़ोन करके भी अपना कॉन्टैक्ट बुकिंग करा सकते हैं अपना। ये जो महाराज जी आएंगे उनका टाइमिंग क्या, कोई टाइमिंग भी रहेगा? हाँ जी सर, हमने इनको सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक रहेंगे। इसमें मध्य में 2 बजे के आसपास थोड़ा सा लंच की व्यवस्था रहेगा, 3 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ब्रेक रहेगा। ज्योतिषाचार्य जी की क्या कुछ विशेषता रहेंगी, कुछ सर हम लोग जानना चाहेंगे। सर देखिए मंजू महाराज जी पहली बार बलिया में हम लोग के बीच में आ रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर इनके यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं इनसे परामर्श करने के लिए और ये काफ़ी मतलब ज्योतिष के मामले में बहुत ही जानकार हैं और इनसे जो एक बार अपना समस्या दिखाता है तो उनका निश्चित उसका निवारण ही करते हैं। और इसमें लोग एक बार करने के बाद इनको दोबारा इनको लोग पूछते हैं कि कब महाराज जी कब आपके दर्शन होंगे फिर। तो ऐसे महाराज हम लोग के बीच में आ रहे हैं, ये हम लोग की बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। किस तरह से यहाँ पे सुविधाएं देंगे, क्या क्या लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, किस प्रकार के समस्या के लोग? सर जैसे वैवाहिक संबंधित, बच्चों के भविष्य के पढ़ाई को लेकर और नौकरी के लिए अपनी जो भी समस्या जो भी मतलब दिक्कतें आती हैं लोग इस तरह के भी बात करके उनसे अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। लेकिन सर एक बात लास्ट सवाल आपसे, जो कि महाराज जी के ऊपर लिखा है कि डिजिटल RO स्कैनर, जी आखिर इसका मतलब क्या होता है सर? सर डिजिटल RO स्कैनर एक नया पद्धति है जिससे वो जैसे कि समय ज्ञात ना हो उसको स्कैन करके लोग चेहरा देकर हाथ देकर ही अपने स्कैन करके उसकी हर समस्याओं को पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ क्या होता है कि कुछ लोग अंदर की चीज़ नहीं बता पाते हैं क्या समस्या है, लेकिन वो स्कैनर के प्रति तो पता चल जाता है कि क्या समस्या है तो वो भी अपना उस चीज़ से वो क्लियर कर लेते हैं। ये सर बलिया उनको लाने का आपका उद्देश्य कहाँ से मिला? सर इसके लिए हमारे छोटे भाई साहब ने इस पर नेट पर उन्होंने सर्च किया था और उन्होंने इस चीज़ को हमसे बताया, हमसे संपर्क की बात किया कि भैया इस चीज़ को कराया जाए, तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को कराने का निर्णय लिया। जी मेरा नाम आनंद कुमार वर्मा है। मैं जो है अनुराधा ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर कहिए, सब प्रोप्राइटर कर लीजिए। सर अभी आपके भाई जी ने बताया कि आपने एक ऑनलाइन कहीं ना कहीं किसी को देखा और बलिया में लाने के लिए अब एकदम बेकाबू हो गए। आखिर ये क्या मतलब आपके मन में क्या विचार रहा? आए दिन इसमें समस्या ये होते जा रही है, सब लोग कुछ ना कुछ से परेशान है, कोई कुछ से परेशान है, कोई कुछ चीज़ से परेशान है। ये सब चूँकि ऑनलाइन देखने से लगा कि कुछ काफ़ी इनके वीडियो देखे, जो भी देखे हमने, तो लगा कि जहाँ भी ये किए अपना देश विदेश कहीं भी किए काफ़ी हद तक लोगों को लाभ मिला है। इस बार सोचा कि हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि अपने जनपद में इस इश्यूज़ को एक बार करके देखा जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों को भलाई के लिए ही होगा। तो ये क्या कहते हैं कि किस दिन बलिया इनका आगमन हो जाएगा सर? इनका आगमन सर 27, 28, 29 तारीख को जो है इनका शिविर लगने वाला है, जो कि सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। ये बलिया में प्रवेश कब कर चुकेंगे? ये बलिया में हमको उम्मीद है कि 26 तारीख को जो है इनका आगमन हो जाएगा। तो आप पूरे बलियावासियों को क्या 2 शब्द कहेंगे? हम तो यही कह सकते हैं कि भाई हम अपनी भलाई करें और बलियावासियों की भलाई करें। क्या है कि जिसको भी परेशानी जो भी है, विवाहित समस्या है, जो भी है, किसी को कुछ दोष है, किसी को काल सत दोष है, जो भी अपनी समस्याएं हैं, तो अपना आगे प्रारंभ इधर हो चुका है, पंजीकरण हो चुका है, आए अपना पंजीकरण कराएं और उसके बाद जो है इसका लाभ उठाएं। कोचिंग सेंटर के नियमों को बदलाव, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नो एंट्री पर बलिया जनपद के कई प्रबंधक ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। साथ ही उन्होंने बताया कि यह सरकार द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आज दिन बच्चों को कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। सुनते हैं प्रबंधकों ने किस तरह अपना अपना विचार विमर्श किया। जी मैम, अभी एक कल रात को एक गाइडलाइन जारी हुआ है, 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे यदि कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो कोचिंग संस्थान पे 1 लाख तक का जुर्माना। तो इसको आप किस नज़र से देखेंगे मैम, अपना एक परिचय देते हुए? मैं उमा सिंह, प्रधानाचार्य सरस्वती बालिका विद्या मंदिर। सरकार का ये जो फैसला है
इसका हम दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में अनूठी पहल है। 16 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो कोचिंग संस्थानों में न जाए, तो क्योंकि इससे स्कूलों में एक तो छात्रों की जो उपस्थिति है वो लगातार कम हो रही है और अभिभावक भी पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं कि बच्चा कोचिंग संस्थानों में जा कर के अच्छे से पढ़ाई करेगा। जबकि हम आप जानते हैं कि स्कूली शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, बच्चों का स्कूल में ज़्यादा विकास होता है, ये हम सभी मानते हैं। और बच्चा 6 घंटे रह करके जो स्कूल में अध्ययन अध्यापन कर पाता है वो कोचिंग संस्थानों में नहीं हो पाता। और कोचिंग संस्थान विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके बच्चों को मोटिवेट करते हैं और मनमानी फीस वसूलते हैं, जिसका आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि स्कूल में हम निर्धारित समय सारणी के अनुसार उतने ही समय में हम अध्यापन कार्य करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और जो बच्चे, ये देखा भी गया है कि लगातार जो स्कूलों में उपस्थित रहते हैं वही बच्चे टॉपर भी बनते हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव तो यही है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने गाइडलाइन देश भर में नीट या जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों को बढ़ते सुसाइड मामले में ऐसा कदम उठाया है, तो ये कितना कारगर साबित होगा? इससे बच्चे कितने इफेक्ट होंगे? मुझे ऐसा लगता है इससे बहुत ज़्यादा बच्चे प्रभावित होने की संभावना तो मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसका उद्देश्य है कि बाल केंद्रित शिक्षा और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो जहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो पूरी तरह से विद्यालय में इस प्रकार की हम सभी विद्यालय वाले व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं कि बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्कूलों में ही कराई जाए, ताकि वो आने वाले समय में इसका मुकाबला कर सकें और इन परीक्षाओं में अधिक से अधिक अपनी सफलता हासिल कर सकें। धन्यवाद। मैं एजाज अहमद, प्रबंधक आज़ाद मिडिल कॉन्वेंट स्कूल, उमरगंज जरवार रोड, बलिया का हूँ। सर, अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ा है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्था यदि पढ़ाता है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाया गया है वो अच्छा ही है। उसी गाइडलाइन के हिसाब से हमें पढ़ाना चाहिए। बच्चों पर ज़्यादा बर्डन न डालें। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में जाए, उसका हम काउंसलिंग करें। और मैं अपने अभिभावक से ही निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा समझ दें और बच्चों को भली भांति समझें कि हमारा बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है। इस कोचिंग संस्था पर जो जुर्माना लगेगा, आप इससे कितना मतलब सहमत है, कितना खास रहेगा अब बच्चों के भविष्य के लिए? देखिए, सरकार जो भी गाइडलाइन बनाया है सोच समझकर ही बनाया होगा और उसका रूल को, नियम को पालन करना हमारा कर्तव्य है। दायित्व बनता है कि हम उसके नियम को, रूल रेगुलेशन को माने और उसका फॉलो करें। आप सर आज़ाद मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक भी हैं और यहाँ के सारे आप ही के ऊपर कार्यभार रहता है, तो आप बलिया जनपद में जितनी भी कोचिंग संस्थाएं बिना रजिस्टर्ड को चल रही हैं, उन तक आपका क्या संदेश रहेगा सर? मेरा सारे कोचिंग संस्थानों से और इंस्टीट्यूशन से यही गुजारिश है, कहना है कि आप लोग अपना कोचिंग रजिस्टर्ड करा लें, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को माने, फॉलो करें और बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव न डालें। बच्चों को एकदम फ्रेंडली व्यवहार करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करें और कोचिंग को व्यवसाय की नज़र से न देखें, शिक्षा के नज़र से देखें। पहले की शिक्षा में सर और आज की शिक्षा में कितना परिवर्तन आपको दिख रहा है सर? पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत अंतर हो गया है, इसलिए कि पहले में रिवीजन कराया जाता था, एक्सरसाइज कराया जाता था, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया जाता था और आज के समय में शिक्षकों का पास भी समय कम है, गार्जियन के पास भी समय कम है। उस दौरान शिक्षा में एक दूरी बनती जा रही है। नए सत्र में सर आपके यहाँ क्या विशेष है सर? नए सत्र में मैं अपने विद्यालय की तरफ से बच्चों को प्रवेश निःशुल्क रखा हूँ और गरीब बच्चों को, जो बेसहारा है बच्चों को, उनको भी मैं निःशुल्क पढ़ाने की जिम्मेदारी रखता हूँ। केवल निःशुल्क को या सारे बच्चों को सर? नहीं, जो सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों को कुछ ना कुछ रियायत दी जाती है हमारे यहाँ। जो गरीब बच्चे हैं, ख़ास तौर से जो मलिन बस्ती से आते हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप पढ़ाने के लायक नहीं हैं, उन बच्चों पर मेरा विशेष ध्यान है कि गरीब बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ। पढ़ने वाले बच्चों को तो कोई पढ़ा लेता है, जो पैसा रुपया से जो मजबूत है। RT एक्ट के अनुसार 25% बच्चों को एडमिशन निःशुल्क दी जाती है, क्या आपके यहाँ भी व्यवस्था है?
निःशुल्क? नहीं, हमारे यहाँ तो अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में हो जाएगा तो मैं दूंगा। मैं इस नए वर्ष पर मैं अपने बच्चों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़ें और मेरे यहाँ जो बच्चा जुड़ता है उसके परिवार को भी देखा जाएगा। परिवार में अगर कोई इस तरह की कोई परेशानी होती है उस परेशानी को भी हम अपने शिक्षा के माध्यम से दूर करेंगे। ठीक सर। जी, मेरा नाम सरफराज है और मैं गढ़मा रोड स्थित एप्पल कॉन्वेंट स्कूल का एक सदस्य हूँ। सर, अभी एक गाइडलाइन जारी हुई है, 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को यदि कोई कोचिंग पढ़ाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? मैंने देखा, मैं न्यूज़ पे ही देखा हूँ, अभी इसका कोई हमारे पास सरकारी गाइडलाइन नहीं आया है, लेकिन मैंने न्यूज़ पे देखा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बच्चे नीट जेई का तैयारी कर रहे हैं या फिर CPFT वगैरह का तैयारी कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट ने जो है 16 साल के कम उम्र के बच्चों को मना किया है, जैसा कि अभी सुनने में आया है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं 16 साल के कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट भेज दे रहे हैं कोचिंग के लिए, बाहर भेज दे रहे हैं, अपने से दूर रख रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा एक इशू भी है कि पेरेंट्स से ताल्लुकात कम हो जा रहा है और बच्चे जो है तैयारी में अपना टाइम दे रहे हैं, गार्जियन से भी छूट रहे हैं, फैमिली से छूट रहे हैं और सिलेक्शन ना होने के कारण बच्चों अलग अलग जो है अपना अपना जिस तरीके से है मतलब फैसला ले रहे हैं, जिसमें गलत भी फैसला हो जा रहा है उनके साथ और सही भी हो जा रहा है। तो इस चीज़ पे अगर देखा जाए तो सही भी है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग न दिया जाए। 16 साल के ऊपर गवर्नमेंट जिस तरीके से कह रही है उस तरीके से ही हम लोग जो है पेरेंट्स को सपोर्ट करें कि बच्चे उस तरीके से तैयारी करें और ज़्यादातर अगर तैयारी है तो होम ट्यूशन दें, घर पे टीचरों को बुलाएं ताकि अपने साथ भी रखें और वैसे टीचरों को बुलाएं जो फैमिली मेम्बर बन के बच्चों को अच्छी तालीम दे और अच्छी शिक्षा दे ताकि उनकी तैयारी भी हो और एक फैमिली मेम्बर में बच्चे जुड़े भी रहें। लेकिन सर, बात की जाए जिस तरह आप लोग स्कूल में बच्चों को गाइड करते हैं, जी, स्कूल में किस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हैं? देखिए, बच्चों को हम लोग हर तरीके से गाइड करते हैं। जैसे उनका फिटनेस से भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि भाई बच्चा खेल कूद में भी रहे, बच्चे की पढ़ाई पे भी हम लोग ध्यान देते हैं, बच्चे का जो है फैमिली मेम्बर से कोई मतलब दूरी ज़्यादा ना हो, इसके लिए हम लोग पेरेंट्स मीटिंग भी करते हैं, पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं, उनके बारे में समझते हैं बच्चों के बारे में और मतलब हर तरीके से हम लोग बच्चों का हेल्प करते हैं और सहयोग करके उनका शिक्षा भी बढ़ाते हैं। जी, अभी आपके विद्यालय पर किस तरह की पहल चल रही है सर? अभी हमारे विद्यालय पे जो है बच्चों को फिटनेस पे ज़्यादातर ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों को ये बताया जा रहा है ताकि बच्चे, देखिए आजकल के ज़माने में बच्चे ज़्यादातर मोबाइल से टच में हो गए हैं और जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं और 9th में रह रहे हैं। 9th के बाद बच्चे डायरेक्ट CPFT वगैरह का, जेई वगैरह का जैसे है बच्चों के माइंड में है, तो 9th के बच्चे हाई लेवल की तैयारी के चक्कर में अपना 9th 10th खराब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके का ध्यान रखें कि प्रेजेंट टाइम में जिस क्लास में उस क्लास का केवल ध्यान दो और ज़्यादा बर्डन न रखो, अपने माइंड में ज़्यादा बर्डन न रखें, नॉर्मल पढ़ें, वो पढ़ें जो उनको चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें न पढ़ें। जी, तो अब इसके अलावा हम लोग जो है अपना नया प्रवेश चालू कर दिए हैं ताकि जो भी अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन देना चाहते हैं हमारे विद्यालय में वो दे सकते हैं, क्योंकि नए सत्र 2024 का एडमिशन हमारे यहाँ ओपन है। अभी तो फिलहाल स्कूल बंद है, लेकिन ऑफिसेज हम लोग ऑफिस वगैरह ओपन करके बैठ रहे हैं ताकि जो भी अपना। कब तक ये एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी सर? ये चलेगा, ये अभी तो ओपन हुआ है अप्रैल तक। तो क्या जो इस साल बच्चे एडमिशन लेते हैं क्या कुछ छूट भी दिया जा रहा है क्या? जी, हम लोग तो पूरा बच्चों के सपोर्ट में ही रहते हैं। जो बच्चे जिनके पेरेंट्स 3-3 बच्चे एडमिशन देते हैं या फिर फीमेल यानी उनकी बच्चियाँ ज़्यादा हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई लड़कियों को जो है छूट दिया जाए, 100% छूट दिया जाए। ठीक है, हमारे विद्यालय की तरफ से ये सब है। ये सर, आखिरकार आपके मन में विचार कहाँ से आता है कि क्यों ना लड़कियों को आगे रखा जाए और रखा जाए, जी, हर फील्ड में रखा जाए। हाँ, और गरीब परिवार के लड़कियों को विशेष छूट दिया जाए, ये कहाँ से सर? असल में होता क्या है कि देखिए, इंग्लिश मीडियम में जो गरीब फैमिली है या फिर जो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, कभी कभी हो जाता है कि 4-5 बच्चे हैं तो एक ही बच्चे को लोग सोचते हैं कि लड़का है तो इसको पढ़ाया जाए और लड़की है तो इसको जो है, ये पेरेंट्स के ख्याल में है। तो हम लोग उनको गाइड करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आपके घर में बच्ची है और बच्चे दोनों हैं तो आप दोनों को पढ़ाइए, स्कूल की तरफ से जो सपोर्ट होगा स्कूल करेगी। सड़क सुरक्षा कोषांग के तत्वाधान में शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी दुमका के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों व कोषांग कर्मियों के द्वारा नगर परिषद चौक दुमका के समीप संयुक्त रूप से बिना हेलमेट व सीट बेल्ट 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को कार्यालय के
ऊपरी कक्ष में बैठाकर उनकी काउंसलिंग की गई तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित अनिवार्य सावधानियों, सहूलियतों और नियमों के अनुपालन से संबंधित वीडियो क्लिपिंग दिखाकर उन्हें जागरूक किया गया। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग किए बिना ही वाहनों की ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए गैर जिम्मेवारी पूर्ण प्रदर्शन व लापरवाही में दुर्घटनाओं की स्थितियों से उन्हें अवगत कराया गया। काउंसलिंग में मौजूद 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों जैसे सुंदर किस्को, जाहिद अनवर, रवि कुमार, सफर भैरम, रवि बास की सहित कई लोग भी उपस्थित थे। दुमका, झारखंड से अर्जुन मुर्मू की ब्यूरो रिपोर्ट। अगर सड़कों पर टूटी सफेद लाइन दिखे तो इसका मतलब है कि आप एक लेन से दूसरी लेन की तरफ आगे जा सकते हैं, लेकिन आप पीछे और आगे से। तो अब तक के लिए बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए आई न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।